वो लड़की उसे चूमे जा रही थी पर उसे आज कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसने लड़की को खुद से दूर कर बोला, बेबी आज मेरा मन नहीं है। इतना कह वहां से चला गया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो गया था। सीरत ऑफिस जाने के लिए ऑटो ले निकल चुकी थी। तभी ऑटो के सामने एक कार आ रुका तो ऑटो वाला भी झटके से अपने ऑटो को रोक चिल्ला कर बोला, पागल हो गया है क्या। तभी सीरत भी अपने चेहरे को उठा उस तरफ देखी। वही वो कार से आदमी बाहर आया तो आदमी को देख सीरत के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो झट से ऑटो से बाहर निकल गई पर उसे कुछ याद आया तो उसके कदम रुक गए। तभी वो फिर ऑटो में बैठने को थी पर आदमी उसके पास आ बोला, सीरत मेरे साथ चलो। वही सीरत कुछ न सुन ऑटो में जा फिर से बैठने वाली थी पर लड़का उसका हॉर्न पकड़ बोला, सीरत मुझे पता है तू सबसे नाराज है पर एक बार बात तो कर ले। दोनों की बातों को सुनते हुए ही ऑटो वाला बोल पड़ा, मैडम आपको जाना है कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सुन आदमी सीरत को अपने तरफ करते हुए ऑटो वाले को जाने का इशारा कर सीरत को अपने साथ अपने कार के पास ला बोला, अंदर बैठो। वो इतना बोली ही थी कि तभी आदमी सीरत को कठोरता से देखा तो सीरत आखिर में आदमी के बात को सुन उसके कार के अंदर जा बैठ गई। वही दूसरी तरफ दिल्ली में पलक कॉलेज जा प्रिंसिपल के केबिन जा अपना एप्लीकेशन साइन करवा रही थी। तभी प्रिंसिपल साइन करते हुए पूछा, तुम अपना ट्रांसफर क्यों करवा रही हो। प्रिंसिपल का सवाल सुन पलक बोल पड़ी, वो हमें कुछ काम है वहाँ। पलक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। इतनी इंटेलिजेंट लड़की इस कॉलेज से जा रही है ये प्रिंसिपल को सही नहीं लग रहा था। वो उसे रोकना चाहता था पर अगर वो ट्रांसफर कर छोटे से शहर के कॉलेज जा रही है तो जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन पर साइन कर दिया फिर अपना एप्लीकेशन ले पलक केबिन से जाने वाली थी। तभी प्रिंसिपल उसका नाम ले पड़ा, पलक। अपना नाम सुन पलक पीछे मुड़ प्रिंसिपल की तरफ देखी तो प्रिंसिपल बोल पड़ा, जब भी इस कॉलेज में वापस ट्रांसफर करना हो बस एक बार मुझे कॉल करना। इतना कह प्रिंसिपल अपना फ़ोन नंबर पलक के याद बढ़ा दिया तो पलक मुस्कुराते हुए फ़ोन नंबर ले ली, थैंक यू सर। फिर वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ मुंबई में सभी बड़े से खाली रूम में बैठी थी। तभी इवान अंदर आ गया। अंदर आते ही सबसे पहले उसका नज़र इबादत पर पड़ा। इबादत को एक नज़र देखा फिर अपने नज़र को फेरते हुए उसका नाम लिया, इबादत। इवान का आवाज़ सुन इबादत झट से खड़ी हो बोली, हाँ सर। लड़की के आवाज़ को सुन इवान को फिर रूहानी का याद आने लगा। तभी वो गुस्से में कठोरता से बोला, क्लासिकल के अलावा तुम्हें जो आता वो सुनाओ। इबादत क्लासिकल में अच्छी थी पर बाकी में उतनी खास नहीं थी। वो अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए सोचने लगी। तभी इवान टोंट मारा, एक सिंगर को सभी तरीके के गाने को गाना आना चाहिए तभी वो एक सिंगर कहलाता है, पर तुम्हारे अंदर सिंगर बनने का कोई क्वालिटी ही नहीं है। इवान का बात सुन इबादत को गुस्सा आने लगा पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक गाना जो हमेशा मस्ती मजाक के टाइम में वो गाती थी बस गाने लगी। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल ना तोड़ना। इबादत क्या गाना गा रही थी। सभी उसे देख सोचने लगे वही इबादत बस गाए जा रही थी। तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल ना तोड़ना, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। गाना सुन इवान अब क्या बोले, पूरी क्लास को भी हंसी आने लगा। तभी गाना गाने के बाद इबादत पूछ पड़ी, ये ठीक था, बैठ जाओ। इतना कह वो आगे जा सभी को कौन कौन सा गाना गाना है फिर बताने लगा। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरजू अपने कमरे में उसी हिरन के बच्चे के साथ बैठी उससे बोलने लगी, हीर। हिरन के बच्चे को आरजू हीर बुलाती थी। मैंने सिद्धार्थ को किस कैसे करने दे दिया, अब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे कैसे फेस करूंगी। वो खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी घर का बेल रिंग बजा तो आरजू हिरन के बच्चे को खुद से दूर कर बैठा दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खोली सामने सिद्धार्थ अपने आंखों में चश्मा लगा खड़ा था। सिद्धार्थ को देख आरजू दरवाजा बंद करने को थी पर सिद्धार्थ दरवाजे पर अपने हाथ को रख दरवाजा खोल अंदर आ दरवाजा बंद कर दिया। तभी आरजू घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हो सिद्धार्थ। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ले जा, उसे सोफे पर धकेल अपने आंख से चश्मे को हटा टेबल पर फेंक, उसके करीब जा उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ। कल रात से कॉल कर रहा हूं पर तुम्हारा फोन बंद बता रहा है और अब मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर रही थी। आरजू ने फोन चार्ज नहीं किया था। जब सिद्धार्थ ने ये कहा तब आरजू को याद आया तो वो झट से बोली, वो मेरा फोन चार्ज नहीं था। तभी सिद्धार्थ उसके और करीब जा बोला, और मुझे देखते ही दरवाजा क्यों बंद कर रही थी।
सिद्धार्थ के इस सवाल पर आरजू क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस सिद्धार्थ से अपने नज़र चुराने लगी। तभी सिद्धार्थ उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे को उठा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बताओ। सिद्धार्थ उसके इतने करीब था कि उसका गर्म सांस आरजू के नर्म होंठों को छू रहा था। उसका गर्म सांस और आवाज को सुन आरजू के दिल में खलबलाहट मच चुका था। वही सिद्धार्थ उसके इतने करीब अपने आप से कंट्रोल खो बैठा था। वो आरजू के नर्म होंठों पर अपने होंठ रख उसके होंठों को चूमने लगा। आरजू उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर जैसे ही सिद्धार्थ उसे चूमना शुरू किया, उसके शरीर में उसे खुद से दूर करने का हिम्मत ही नहीं रहा। जो सिद्धार्थ करना चाहता था, वो उसे करने दे रही थी। वही सिद्धार्थ उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ को उसके सीने के पास ले जा उसके सीने को छूते हुए अपने मन में ही बोला, अब तुम मुझसे कैसे बच पाओगी आरजू। वैसे ये सही कहा गया है, पेरेंट्स की गलती का सजा बच्चों को ही मिलता है। इतना कह अपने मन में उसके होंठों को चूमते हुए ही उसके टी शर्ट को ऊपर कर उसके होंठों को चूमना बंद कर, उसके गोरे जिस्म को देख, उसके इन को नीचे कर अपने एक हाथ उसके सीने के पास ले जा, सेडिक्टिवली अपने हाथ को फेरते हुए अपने होंठ वहां ले जा, चूमते हुए अपने मन में बोल पड़ा, बहुत खूबसूरत हो तुम, और इस खूबसूरती पर सिर्फ सिद्धार्थ का हक है। अपने मन में इतना कह उसके पूरे शरीर को चूमने लगा और चूमते हुए अपने चूमने का निशान भी बनाए जा रहा था। तभी आरजू उसे खुद से दूर धकेल देती है। आरजू के ऐसा करने से सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा भर जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। तभी आरजू बोल पड़ती है, मुझे अपनी वन नाइट गर्ल्स की तरह समझने की जरूरत भी मत करना। ये सुन सिद्धार्थ उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर उसके आंखों में देख बोला, जान प्यार करता हूँ, इसलिए पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, पर तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। सिद्धार्थ की बातों को सुन आरजू उसे हैरानी से देखने लगी। तभी आरजू फिर बोल पड़ी, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सुन सिद्धार्थ उसके आंखों में देखते हुए सवाल किया, आप सच में प्यार नहीं करती हो? सिद्धार्थ के आंखों में देखते हुए आरजू से झूठ नहीं बोला जा रहा था। वो अपने नजरों को बस झुका ली। तभी सिद्धार्थ उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देख बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती हो? ये सवाल सुन आरजू ने इस बार उसके आंखों में देखते हुए सच सच कहा, हाँ हाँ हाँ, प्यार हो गया है मुझे तुमसे। पर इतना कह वो रुक गई। तभी सिद्धार्थ उसके चेहरे को छोड़ बोला, भरोसा नहीं है ना मुझ पर? जान, मैं तुम्हें अपनी वन नाइट गर्ल की तरह नहीं बल्कि वाइफ बनाना चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और लड़की की तरफ नजर ही नहीं गया है मेरा। ये सुन आरजू उसे एकटक देखने लगी। वही दूसरी तरफ मुंबई में कार बड़े से रेस्टोरेंट के पास आ रुका। उस कार से सीरत और वो आदमी बाहर आया। दोनों कार से बाहर निकल आदमी के साथ सीरत दोनों ही रेस्टोरेंट जाने लगे। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट के पास आए तो दरवाजे पर खड़े गार्ड अपने सिर को झुका लिए। वही मैनेजर भी आ चुका था। फिर मैनेजर दोनों को वीआईपी टेबल के पास ले गया और वहां मौजूद सर्वेंट चेयर को खिसका दिए। दोनों फिर चेयर पर जा बैठ गए। फिर सर्वेंट मेन्यू दोनों की तरफ रखा तो आदमी सीरत की तरफ देख बोला, ऑर्डर करो सीरत, आप ही कर लीजिए। सीरत ने जब ये कहा तो आदमी उसे घूर कर देखा। तभी सीरत अपना मुंह बना मेन्यू उठा अपने लिए डिश ऑर्डर करने लगी। वही आदमी ने भी अपना ऑर्डर दे दिया। फिर ऑर्डर ले वो चले गए। उनके जाते ही आदमी उसके तरफ देखा तो सीरत अपने चेहरे को झुका बोली, मुझसे कुछ मत पूछना नहीं तो मैं चली जाऊंगी। सीरत की धमकी को सुन सांस छोड़ते हुए सीरत को देखा। फिर बोल पड़ा, ठीक है, पर कम से कम तुम मेरे साथ चल तो सकती हो ना? सीरत ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया। उसे पता था सीरत उसके बात को कभी नहीं मानेगी, जिद्दी जो टेहरी। वही दूसरी तरफ बड़े से रूम के अंदर इवान सबको म्यूजिक सिखा रहा था। तभी टाइम हो गया ब्रेक देने का तो फिर सब जाने लगे, पर इबादत अब भी बैठी हुई थी। तभी इवान उसके पास आ सामने के डेस्क पर हाथ से ठक ठक किया तो आवाज सुन इबादत अपने चेहरे को आवाज के तरफ बस मोड़ दी। इबादत का ऐसे उसे इग्नोरेंस की तरह देखना इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे गुस्से में कठोरता से देखने लगा, पर इबादत के चेहरे पर थोड़ा भी सिकंद नहीं था। सभी इवान के गुस्से से डर कर कांपने लगते थे, पर इबादत के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव तक भी नहीं बदला था। इवान ये देख हैरान था, पर उसके चेहरे पर हल्का मुस्कान भी छा गया। वो फिर बोल पड़ा, तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए क्या? इवान का बात सुन इबादत मन में ही बोली, ब्रेक कैसे ले? यहाँ से उठ, हम अपने रूम के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें तो कोई और रास्ता पता भी नहीं है। वो अपने मन में ये सब बोल ही रही थी तभी इवान बोल पड़ा, ओके तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूँ। इतना कह उसके हाथ को पकड़ उसे खड़ा कर अपने साथ ले जाने लगा। वही इवान क्या करने वाला है, इबादत सोचने लगी।
इवान उसे अपने साथ आगे के चेयर के पास ले गया जहां वो बैठता था। वहां जाने के बाद इवान उसे अपने चेयर पर बैठा, सामने रखे गिटार को उठा, इबादत के हाथ में दे पूछता है, तुम्हें गिटार बजाना आता है? इबादत को गिटार बजाना अच्छे से नहीं आता था। उसने अपने प्यारे आवाज में बोला, थोड़ा बहुत आता है। ये सुन इवान बोल पड़ा, उसे ही सुना दो। ये सुन इबादत गिटार बजाने लगी। इबादत बहुत गंदा बजा रही थी, तो इवान उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए थोड़ा इरिटेट हो बोला, बहुत बेकार बजाती हो, तुम्हारा बकवास ट्यून सुन मेरे कान से खून निकल आया है। ये सुन इबादत के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वो अपने मन में ही बोली, क्या समझता है ये अपने आप को, जब देखो मेरा बुराई ही करता रहता है। अपने मन में वो इवान को गरियाए जा रही थी। तभी उस गिटार को इबादत के हाथ में सेट करते हुए बोला, अपने मन में मुझे सुनाना बंद करो। इतना कह इवान उसके पीछे जो खड़ा था वो अपने दोनों हाथ को आगे कर एक होंठ को इबादत के एक हाथ पर रख, दूसरे को उसके दूसरे होंठ पर रख, उसकी उंगलियों को गिटार पर चलाने लगा। गिटार से बहुत ही मीठा गुण पूरे रूम में फैलने लगा था। उसके साथ साथ इवान का ऐसे उसे छूने से इबादत का दिल जोरों से धड़के जा रहा था। उसका धड़कता दिल इतना जोर का था कि इवान को भी सुनाई दे रहा था। पता नहीं क्यों इवान को उसके करीब रहकर वही एहसास हो रहा था जो एहसास रूहानी के करीब होने पर होता था। वो ना चाहते हुए भी उसके और करीब होने लगा। वही दरवाजे के बाहर साइड में खड़ा चिराग ये नज़ारा देख रहा था और उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान छाया हुआ था। वही अंदर इवान का भी धड़कन तेज होने लगा। वो अपने गर्म सांसों को उसके कान के पास छोड़ते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी सीख जाओगी। उसका सेडिक्टिव आवाज सुन इबादत के जिस्म में भी आग लग रहा था। तभी वो अपने सेंस में गिटार को छोड़ते हुए उसके हाथ को खुद से हटा खड़ी हो गई, जिस कारण उसके गोद में रखा गिटार जमीन पर गिर गया। गिटार के गिरने से वो सहम कर अपने कदम पीछे की तो चेयर के साथ ही गिरने वाली थी, पर इवान उसे गिरने से बचा अपने बाहों में भर उसे अपने बेहद करीब कर बोला, यू आर सो इरिटेटिंग। इतना कह उसे छोड़ उससे दूर हो वहां से जाने लगा। वही उसके दूर जाते कदमों को सुन इबादत अपने दांत को पिसते हुए गुस्से में बोली, हिम्मत कैसे हुआ मुझे इरिटेटिंग कहने का, खुद ही इरिटेटिंग है। इतना कह वो शांत हो गई, पर उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वो फिर अपने धड़कते दिल पर हाथ रख बोली, अभी मुझे हो क्या गया था, मेरा दिल इस प्लेबॉय के लिए क्यों धड़क रहा था। खुद से ये सवाल इबादत की ही थी कि तभी सभी पार्टिसिपेंट्स रूम के अंदर आने लगे। वही दूसरी तरफ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पलक बनारस जाने वाले ट्रेन का इंतजार कर रही थी। कुछ ही वक्त में ट्रेन आ गया और वो ट्रेन में जा बैठ गई। सभी के बैठने के बाद ट्रेन आगे बढ़ने लगा। वही दूसरी तरफ पलक के ट्रांसफर का खबर अक्ष तक पहुंच गया था। ये बात जानने के बाद अक्ष पलक को फोन लगाने लगा। पलक ट्रेन में बैठ चुकी थी। उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को निकाल अक्ष भैया का कॉल आता देख उसे रिसीव करना ही पड़ा। वो कॉल जैसे ही उठाए अक्ष को ट्रेन का आवाज सुनाई देने लगा। ये आवाज सुन अक्ष समझ गया पलक दिल्ली से निकल चुकी है। हेलो पलक। इतने दिन के बाद अपने अक्ष भैया का आवाज सुन पलक बहुत खुश थी। वो झट से बोल पड़ी, खेलो भैया। पर अक्ष के चेहरे पर तो परेशानी और गुस्सा भरा था। वो झट से पूछ पड़ा, तुम अपना ट्रांसफर बनारस की यूनिवर्सिटी में क्यों करा ली हो? अक्ष का गुस्से में पूछा सवाल सुन पलक गहरी सांस भर बोली, भैया बचपन से आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब मैं खुद से करना चाहती हूँ। पलक की बातों को सुन अक्ष बोल पड़ा, पलक क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती हो? अक्ष का ये बात सुन पलक झट से बोल पड़ी, भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरे लिए सिर्फ मेरे भैया नहीं हो बल्कि मेरे पापा भी आप ही हो। पलक की बातों को सुन अक्ष पूछ पड़ा, तो फिर मुझे पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन तुम खुद कैसे ले सकती हो? अक्ष का मूड सीरत की कंपनी अब तक न आने से ऑलरेडी बहुत गर्म था और अब पलक का उसे ये न्यूज मिल गया। अक्ष का मूड बहुत खराब है। उसके बातों से ही पलक को लगने लगा। वो हिचकिचाते हुए बोली, भैया मैं बस अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। ये सुन गहरी सांस भरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ही अक्ष बोल पड़ा, बेटा अभी तुम्हारा सिर्फ पढ़ने का टाइम है। अपने पैर पर पढ़ाई पूरा होने के बाद खड़ी हो जाना। अब अगले प्लेटफॉर्म पर उतर जाना। मोक्ष दिल्ली में ही है, मैं उसे भेजता हूँ। अक्ष के बातों को सुन पलक झट से बोली, नहीं भैया आप किसी को ना भेजेंगे ना ही मेरे बनारस जाने का बात किसी को बताएंगे। प्लीज भैया मैं पहली और आखिरी बार आपसे कुछ डिमांड कर रही हूँ। पलक की बातों को सुन पता नहीं क्यों अक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे बात मोक्ष से ही जुड़ा है। वो पूछ पड़ा, क्या मोक्ष के कारण तुम दिल्ली से जाना चाहती हो? अक्ष का ये सवाल सुन पलक शांत हो गई। पलक का ये चुप्पी देख अक्ष को अपना सोचना सही लगने लगा। पर तभी पलक बोल पड़ी, भैया कोई कारण नहीं है, मैं बस लाइफ को जानना चाहती हूँ
और आपको तो पता है ना, बनारस में मेरी मम्मा का बचपन गुजरा है। मैं ये शहर में रहूंगी तो मुझे लगेगा मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ। पलक के इमोशनल बातों को सुन अक्ष बोल पड़ा, ठीक है बेटा, पर तुम्हें जॉब करने का इजाजत नहीं है, और जिस अकाउंट को मैंने दिया है और जिसका यूज तुम कभी नहीं करती हो उसे यूज करना होगा। पहले मैं नहीं बोलता था क्योंकि तुम्हारे और अमानत की कॉलेज हॉस्टल का पैसा मैं पे कर देता था, पर अब तुम अकेले रह रही हो तो तुम्हें जरूरत होगा और तुम मना नहीं कर सकते हो। अगर किया तो मैं तुम्हें बनारस जाने नहीं दूंगा। ये सुन पलक ने अपने भाई का बात मान लिया, ठीक है भैया, पर आप किसी को भी नहीं बताएगा। ओके। अक्ष ने हामी भर दिया तो पलक के चेहरे पर सुकून छा गया। फिर कुछ बातें करने के बाद कॉल अक्ष ने कट कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का वक्त हो गया था, पर सीरत अब तक कंपनी नहीं आई थी। ये देखकर अक्ष का चेहरा गुस्से में कठोर हो गया। वो गुस्से में ही रोबिन को कॉल लगा दिया। वही दूसरी तरफ रोबिन अपना काम कर रहा था। अक्ष ने जैसे ही कॉल किया वो झट से कॉल रिसीव कर बोला, यस बॉस। रोबिन का आवाज सुन अक्ष ने उसी गुस्से में ऑर्डर दे दिया, सीरत का पता करो। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। अक्ष का गुस्सा देख साफ पता चल रहा था रोबिन का तो आज सामत आने वाला है। वही दूसरी तरफ मोक्ष को पता चला पलक कॉलेज छोड़ दी है, पर उसे ये नहीं पता चल पा रहा था छोड़कर गई कहाँ है। वो परेशान हो पलक के बारे में पता लगाए जा रहा था। वही मुंबई में धीर अपने कंपनी से आज जल्द ही वापस आ गया। आते के साथ वो जानवी के कमरे के पास जा बाहर से लॉक खोल कमरे के अंदर गया तो देखा जानवी कमरे में है ही नहीं है, तो वो अंदर जा देखा। फिर बाथरूम गया, बाथरूम के कांच को निकाला गया था और वहां खून भी लगा था। खून देखते ही धीर परेशान हो गया। वो गुस्से में हॉल में जा अपने सारे गार्ड्स को बुलाया। सभी गार्ड आ चुके थे। सभी को अपने कठोरता से भरे नजर से धीर देख गुस्से में बोला, तुम लोगों के होते हुए मेरी जानवी कैसे भाग गई। धीर के गुस्से को देख वहां मौजूद सभी गार्ड्स डर से कांप रहे थे। तभी धीर गुस्से में चिल्ला कर बोला, अब यहाँ खड़े क्या हो, आधे घंटे में जानवी मुझे अपने नजरों के सामने चाहिए। धीर के ऑर्डर को सुन सभी वहां से जल्दी से जा जानवी को ढूंढने के लिए निकल गए। वही धीर से रहा नहीं जा रहा था, वो भी अपनी जानवी को ढूंढने निकल गया। मुंबई के हर सड़कों पर धीर जानवी को ढूंढने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में भीड़ नजर आया तो वो अपने कार को रोक अपने कार के शीशे को नीचे कर दिया, पर वो सभी को हटाए कैसे और मामला क्या है। वो अपने कार से बाहर निकल रास्ते में देखने गया आखिर हुआ क्या है। जब वो भीड़ को हटाते हुए बीच में जा देखा तो हैरान रह गया। वो झट से वहां जा जमीन पर पड़ी खून से लथपथ जानवी को अपने गोद में उठा लिया। फिर उसे अपने कार की तरफ ले जाने लगा। जैसे जैसे वो जा रहा था वहां जमा लोग साइड हो उसे जाने का रास्ता दिए जा रहे थे। फिर अपने कार के पास आ धीर जानवी को अपने कार के पीछे सीट के अंदर बैठा, खुद ड्राइविंग सीट पर भागते हुए जा कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार में कार चलाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद धीर का कार बड़े से हॉस्पिटल के सामने जा रुका। जैसे ही कार रुका धीर छत से कार का दरवाजा खोल, कार से बाहर निकल, कार के पिछले सीट की तरफ जा, कार का दरवाजा खोल, जानवी को कार से बाहर निकाल अपनी गोद में ही उठा, उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद वो चिल्लाते हुए सभी डॉक्टर को बुलाया तो सभी डॉक्टर आ गए, ये जान की धीर आया है। फिर जब धीर के हाथ में घायल लड़की देखे तो जल्दी से एडमिट करने का सारा इंतजाम करने लगा। जानवी को ऑपरेशन रूम के अंदर ले जाया गया। वही धीर ऑपरेशन रूम के बाहर इधर उधर घूमते हुए टेंशन लिए जा रहा था। वही दूसरी तरफ रोबिन अक्ष के केबिन जा उसे बता दिया सीरत है कहाँ और किसके साथ है। जब अक्ष ने सुना वो किसी लड़के के साथ है, फिर क्या अक्ष का वही रूप फिर से बाहर आने लगा। वो गुस्से में उठ केबिन से बाहर जाने लगा। उसके गुस्से को देख रोबिन अपने मन में ही बोला, इतना डर तो कभी मुझे बिग बॉस से भी नहीं लगा था जितना अक्ष बॉस से लगता है। इतना कहने के बाद उसे अपने अक्षत बॉस का याद आने लगा। उसे याद करते हुए रोबिन बोला, काश आप हमारे बीच होते। वही अक्ष कंपनी के बाहर निकल अपने ड्राइवर के हाथ से कार का चाबी ले कार के ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर कार को रफ्तार में चलाते हुए निकल गया। वही दूसरी तरफ दिल्ली में मोक्ष को अब अपनी करनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पागलों की तरह पलक का पता लगा रहा था, पर पलक का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वही मुंबई में अक्ष वहां पहुंच गया जहां सीरत उस लड़के के साथ थी, दोनों मॉल में थे। तभी अक्ष सीरत के पास जा उसके हाथ को सभी के सामने पकड़ लिया। फिर उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था, पर सीरत अपने हाथ को अक्ष से छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। वही वो आदमी अक्ष के सामने आ खड़ा हो बोला, छोड़ दो इसका हाथ, नहीं तो। वो इतना बोला ही था कि तभी अक्ष बोल पड़ा, नहीं तो क्या। इतना कहने के बाद वो उसे धक्का देने को हुआ, पर तभी वो उसके हाथ को पकड़ अक्ष के हाथ को झटका देते हुए छोड़ दिया।
अक्ष का गुस्सा आसमान चढ़ते जा रहा था। तभी सीरत बोल पड़ी, मेरा हाथ छोड़ो, सुकून नहीं मिला है इतना कुछ करके, या फिर मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? ओह हाँ, मैंने आपको पैसे नहीं लौटाया है ना, ठीक है ले चलो, मुझे बना लो अपनी। इतना क्या वो चुप हो गई। वही सीरत की बातों को सुन अक्ष ने उसके हाथ को छोड़ दिया।